वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात प्रोग्राम में हम बात करें स्पॉट फिक्सिंग केस के फैसले पर जो अब से कुछ देर पहले लंदन में सुनाया गया और फैसले के मुताबिक मोहम्मद आसिफ और सलमान बट गिल्टी हैं और इससे पहले मोहम्मद आमिर अपना गुनाह खुद कबूल कर चुके हैं। नाज़रीन, कमर अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और आमिर सोहेल साहब, मैंने ब्रेक में जाने से पहले भी कहा था वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो हमें ज्वाइन करेंगे। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपनी बैटिंग करते थे एज एन ओपनर, शायद उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने आज अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है। नाज़रीन, कुछ और रिएक्शंस आपके सामने लाना चाहेंगे। राशिद लतीफ़ जो कि फॉर्मर टेस्ट कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान के, उनके ख्याल में अदालत का जो फैसला है पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी क्रिकेट पर असरअंदाज नहीं होगा। अगर कुछ खिलाड़ी टीम से बाहर होते हैं तो दूसरे खिलाड़ी उनकी जगह ले लेते हैं, ये राशिद लतीफ़ साहब का कहना है। और इसके अलावा एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास साहब ने भी अपने दुख का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मुलविस हैं, इस बात का उनको दुख है, मगर इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि फ़ैसला इंसाफ पर मबनी था। अगर आप कुछ गलत करें तो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये फैसला दूसरे खिलाड़ियों के लिए इबरत है, ये कहना था ज़हीर अब्बास साहब का। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आरिफ अली अब्बासी साहब। आरिफ अली अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा देखते हैं इस फैसले को आप? आपके ख्याल में प्लेयर्स के साथ जो हुआ है, उनको जो गिल्टी करार दिया गया है कोर्ट की जानिब से, वो एक दुरुस्त फैसला है और एक सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है साहब। देखिए, आपका बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में क्या फर्क है? जब से ये एडवोकेज्म आई है पाकिस्तान में, जब से ये है कि दूसरे बोर्ड जो हैं वो जब देखते हैं कि एक प्लेयर जो है वो कुछ सस्पिशियस है तो उसको वो सेलेक्ट करना छोड़ देते हैं, चाहे वो विवियन रिचर्ड्स क्यों ना हो, गॉर्डन ग्रीनिज क्यों ना हो, डीन जोन्स क्यों ना हो। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक प्लेयर को वो चाहे दूसरे पकड़ें चाहे आप पकड़ें, आप उसको बार बार खिलाते हैं। जब आप बार बार खिलाते हैं तो फिर ये इस किस्म का रिएक्शन तो होगा दुनिया भर में। दुनिया भर आपसे अब बात करने तक के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि आपका जो मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली क्रिकेट है। तो क्रिकेट नहीं होता तो इन लोगों को बैन कर देता फॉर लाइफ। ये तो ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, इन लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं। इनको कौन जानता है? ये तो बहुत छोटे छोटे प्लेयर हैं साहब। अगर आप इनको कंपेयर करें सलीम मलिक से या मियादाद से या वसीम अकरम से या वकार यूनुस से, ये उस लीग में आते ही नहीं है। इनके जूते लेसेस तक नहीं बांध सकते। ये इन लोगों को ये बार बार खिला के बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को। ठीक है आरिफ अब्बासी साहब, ये टोटली फॉल्ट है आपके मैनेजमेंट का। आपकी बात से मुझे एक इंसिडेंट याद आया है। मार्क वॉ और इसके अलावा शेन वॉर्न पर भी इल्जाम लगा था, उनके जो बोर्ड ने तो उस बात को दबा दिया था। आप कह रहे हैं कि बाहर के जो बोर्ड हैं वो सस्पेंड कर देते हैं, उन प्लेयर्स को कभी वापस खेलने का मौका नहीं देते। तो लेकिन हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां बोर्ड सपोर्ट करता है और केस को दबा देता है, वो खिलाड़ी सालों साल खेलते रहते हैं। एक मिनट साहब, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, उसके ऊपर मैं आपसे बताऊं कि जब ये 3 ऑस्ट्रेलियंस ने हमारे प्लेयर को अक्यूज किया था, वो 6 माह बाद अक्यूज किया था और वेस्ट इंडीज में एफिडेविट साइन हुए थे। उसके बावजूद मैंने फखरुद्दीन जी इब्राहिम ऐसे जर्नलिस्ट को इंचार्ज बनाया था और उनसे कहा था कि आप मुझे कंसल्ट ना करें, मगर जो भी कॉस्ट है वो आप इनकर करें, जिसको जी चाहे आप इंटरव्यू करें, क्रॉस एग्जामिन करें, जो जी चाहे करें, और आपका जब किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं तो रॉयटर को अपने व्यूज दीजिए, हमें मत दीजिए। उन्होंने तीनों ऑस्ट्रेलियंस को गिल्टी पाया, सलीम मलिक को इनोसेंट पाया और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने तीनों प्लेयर्स को बैन भी किया, फाइन भी किया। समझ लो, तो ये बेहतर है कि बार बार हम चोरों को सपोर्ट करें। ठीक है, मुझे ये बताएं आरिफ अली अब्बासी साहब, आपके ख्याल में जो अभी खिलाड़ी टीम का हिस्सा है या आइंदा टीम का हिस्सा बनेंगे, वो कोई सबक सीखेंगे इस फैसले से, या फिर आपके ख्याल में करप्शन और स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग इस गेम में और पाकिस्तान में आगे भी जारी रहेगी? देखिए, पाकिस्तान में नहीं है, ये 200 साल से दुनिया भर में हो रही है, 200 साल से। और ये कहना है कि साहब ये अभी शुरू हुई है, ये बड़ी गलत बात।
ये तो चलती आ रही है, और हमारे बोर्ड ने जो किया है कि भाई डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट खत्म कर दिया, जिससे इन लड़कों को नौकरियां मिलती थी, इनको कोई किस्म की सपोर्ट मिलती थी, तनख्वाहें मिलती थी, और एमबीए से ज्यादा मिलती थी पैसे। टेस्ट क्रिकेटर तो बहुत दूर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को। आपको याद होगा एक विकेट कीपर था हमारा जिसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा था, और वो चोरी में पकड़ा गया। जब मैं उसको सपोर्ट करने गया तो उसने मुझे बताया कि हाँ साहब मैंने चोरी की थी, इसलिए कि मेरा डिपार्टमेंट बंद हो गया और मेरी तनख्वाह थी 30-35 हजार रुपए, वो एकदम खत्म हो गई, तो मैं क्या करता। ठीक है, लेकिन ये फिर भी चोरी का जस्टिफिकेशन तो नहीं बनता कि उनकी जॉब चली गई और डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो गई। लेकिन आप सही कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस इससे जरूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और अब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरफराज नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करने के लिए। आप जो है इस इन्वेस्टिगेशन का, ये जो प्रोसिक्यूशन हो रही थी, अदालत की समाअत हो रही थी, उसका हिस्सा रहे काफ़ी अरसे तक। मुझे बताएं सरफराज नवाज साहब, क्या आप पहले से ही फील कर रहे थे कि जिस तरीके से समाअतें चल रही थी उसका फैसला पाकिस्तानी प्रेस के खिलाफ ही आना था, या आप सरप्राइज हुए इस फैसले से? देखें, ये जो मैंने वहाँ देखा और जज साहब ने जूरी को जो सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही थी, उसमें जज ने एक चीज़ वाज़ह की सबके सामने, जूरी को ये बताया कि एक आदमी मज़हर महमूद जो बयान दे रहा है या मज़हर मजीद, ये उसकी हम सिर्फ अकेले आदमी की कार्रवाई जो वो बता रहा है उसके ऊपर नहीं जा सकते, इसमें ठोस सबूत चाहिए। और उस वक़्त ऐसे लग रहा था कि मोहम्मद आसिफ के मुतल्लक तो ऐसी कोई शवाहद उसके कमरे से नहीं निकले जहाँ से वो पैसे निकले हों या कुछ हो। बट के कमरे से जो पैसे या ऐसी चीज़ें नज़र आईं, लेकिन मज़हर महमूद उसको अभी अच्छी तरह जवाब नहीं दे सका। और उसमें ये देखें टच एंड गो का मामला था, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि जो जूरी ने फैसला जो एक दिन पहले सुनाया है वो प्लेयरों के हक में गया है, और उसको नेक्स्ट डे जज ने फिर कहा कि दोबारा रिकन्सिडर करें, और अगले दिन आके फिर जूरी ने फैसला अपना बदला है। और 10-2 और यूनानिमस जो 2 मुख्तलिफ फैसले हुए हैं, वो मेरा ख्याल है कि एक दिन जो फैसला था वो 10-2 का नहीं था, 9-3 का होगा या 8-4 का होगा, जिसकी वजह से मेरा शक पड़ता है कि इंग्लैंड में जो प्रोसिक्यूशन थी या इंग्लैंड की पुलिस की जो कार्रवाई उन्होंने की थी उनकी बेइज्जती हो रही थी, इसलिए नेक्स्ट डे जज ने कहा कि इसको दोबारा रिकन्सिडर करें। तो ये देखें, एक डिबेटेबल चीज़ बना दी है जूरी ने कि एक दिन कुछ डिसीजन है और उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ है। अब आप देखें, सिफारिशें पाकिस्तान में ही नहीं चलती, इंग्लैंड में भी ये सिफारिशें चलती हैं, और जो जूरी ने अपना फैसला बदला है, ये जूरी को पूछना चाहिए जी कि पहले दिन उन्होंने इतनी देर जो कार्रवाई करते रहे हैं उसमें जज ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें और अगले दिन में क्या फ़र्क पड़ा, वही चीज़ थी। तो ये देखें, एक क्वेश्चनेबल मामला शुरू हो गया। जी सरफराज नवाज साहब, आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि शवाहिद खास तौर पे मोहम्मद आसिफ के अगेंस्ट हमें नहीं नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था वो बच जाएगा। जब कल जूरी एक यूनानिमस डिसीजन पर नहीं आ सकी तो जज ने उनको वापस रिकंसिडर करने के लिए कहा, और आज एक करप्शन चार्ज जो है उन पर वो मेजॉरिटी के फैसले के थ्रू आया और एक यूनानिमस आया। तो आप कह रहे हैं इसमें कुछ मैनिपुलेशन आपको नजर आ रही है, किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, और जो लंदन कोर्ट है वो जानबूझ के पाकिस्तानी प्लेयर्स को सजा देना चाह रहा था। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? देखें, आसिफ के मुताल्लिक तो देखें ना, उसके कमरे से कोई पैसे निकले हैं, और उसके बाद भट्ट का भी बयान है कि मैंने इसको नहीं कहा कि आप नो बॉल करें, और उसके बाद ये भी बयान वहाँ हमने सुना है कि जो मज़हर मजीद या मोहम्मद आमर के मामले हैं उनका आपस में फैसला था, कैप्टन ने वो भी नहीं कहा, सलमान भट्ट ने। तो ये देखें, सारी चीज़ें अगर आप सामने रखें तो इसमें तो कई क्वेश्चन मार्क हैं। और उसके बाद जो मेन चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जूरी का एक रोज़ा पहला यस्टरडे जो फैसला था उसमें उन्होंने इनको गिल्टी करार नहीं दिया, और उसके बाद ओवरनाइट के बाद अगले दिन ये गिल्टी करार हो गए। तो ये देखें ना, देयर इज़ समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग फिशी। इस पॉइंट पे मैं एक ब्रेक लूंगा और आई एम श्योर कमर अहमद साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं इस पर रोशनी डालना चाहेंगे। और अच्छी खबर ये है हमारे प्रोग्राम के नाज़रीन के लिए कि आमिर सोहेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनकी राय लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।